नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के सेमेस्टर 3 हिंदी कोर के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से नहीं बल्कि 1947 में प्रतीक के प्रकाशन से होती है और नई कविता के आंदोलन का संबंध इसी प्रयोगवाद से है। मुक्तिबोध तार सप्तक की कविता को प्रयोगवादी कविता मानने का निषेध नहीं करते, पर तार सप्तक के प्रयोगवाद और परवर्ती प्रयोगवाद में फर्क करते हैं। इस प्रकार अज्ञेय के सहज और मंद इनकार के बाद भी साफ है कि 50 के दशक में हिंदी कवियों के बीच एक घोषित अघोषित लामबंदी तत्कालीन स्थापित धारा प्रगतिवाद के खिलाफ हुई और उसका ध्येय कविता में नए सिरे से एक बदलाव लाना था। यह परिवर्तन नए नए प्रयोगों का फल कम और विदेशी साहित्य एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड से अधिक प्रभावित था। कुल मिलाकर हिंदी कविता में अप्रयोग की शुरुआत हो गई, इसलिए सहज ही इसे प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। प्रयोगवाद के स्वरूप के लिए संस्थापक अज्ञेय की कथनी और करनी की पड़ताल करनी होगी। अज्ञेय के लिए आधुनिक कवि की सबसे बड़ी समस्या संप्रेषण की थी। उन्होंने इस समस्या को काव्य की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं माना, और माना भी तो व्यक्ति सत्य से, व्यक्ति का अनुभूत है उससे। व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने के दायित्व को ही उन्होंने कवि का सनातन उत्तरदायित्व कहा है। मामला यहीं पर उलझ गया। आखिर कवि अहंग और स्व व्यक्तित्व के आडंबर से जीवन जी सकता है, कवि नहीं लिख सकता है, और यदि लिखता भी है तो उसकी श्रेणी एवं उद्देश्य स्वांत सुखाय वाली होगी। कवि का उत्तरदायित्व व्यापक सत्य को व्यक्ति सत्य बनाना अथवा व्यक्ति सत्य को इस प्रकार उपस्थित करना कि उसपे निहित व्यापक सत्य उद्घाटित हो जाए। इसके स्वरूप पर कुछ प्रयोगवादियों की बात कर ली जाए। धर्मवीर भारती इस विषय में लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। इसी प्रकार गिरजा कुमार माथुर ने भी इस संबंध में कहा है, प्रयोग का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यापक सत्य का सर्वबोधगम प्रेषण संभव हो सके। इसी क्रम में डॉक्टर जगदीश गुप्त का कहना है कि वह नई कविता उन प्रबुद्ध विवेकशील आस्वादों को लक्षित करने के लिए लिखी जा रही है जिनकी मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है
बहुत अंशों में कविता की प्रगति ऐसे प्रबुद्ध भावुक वर्ग पर आश्रित रहती है। उपर्युक्त उदाहरणों से साफ होता है कि इनमें प्रयोगवादी या नई कविता पर लगाए गए आक्षेपों का उत्तर है। उसके स्वरूप के स्पष्टीकरण करने का कोई प्रयत्न ही नहीं है। हाँ, इन कथनों से इतना स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस प्रयोगवादी या नई कविता में अत्यंत घोर वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता और अतिरिक्त यथार्थता है, और इसको संगत प्राप्त है नवीन शैलीगत प्रयोग का। आगे भी इस संबंध में लिखते हैं, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में वे प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया या जिनको अभेद्य मान लिया गया। आगे के इस कथन से स्पष्ट है कि वे शैलीगत और विषयगत एकदम विलक्षण नवीन प्रयोगों के उत्कट इच्छुक हैं। लगता है जैसे उनका नारा हो, नया ना हुआ तो क्या हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की, नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। हमारा अपना विचार है कि प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत और व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता है। कुछ लोगों ने प्रयोगवाद को रूप या फॉर्मलिज्म का पर्यायवाची माना है। उनका कहना है यह यूरोपीय साहित्य का जूठन है। प्रथम युद्धोत्तर कालीन पाश्चात्य साहित्य में जिस तरह का व्यक्तिवाद अनेक साहित्यिकवादों की दुहाई देता हुआ व्यक्त हुआ और उसने काव्य की भाषा, वस्तु विन्यास और व्यंजना में जैसे विचित्र बौद्धिक प्रयोग किए, कुछ उनसे मिलती जुलती या प्रभावित हिंदी की तथाकथित प्रयोगवादी कविता भी है। इस कविता पर इलियट, पाउंड तथा फ्राइड का प्रभाव स्पष्ट है। प्रयोगवादी कविता केवल जूठन या अनुकरण ही नहीं, बल्कि इनमें कुछ और नवीन प्रवृत्तियां भी है। कतिपय विद्वानों ने प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की सतही समानता को देखकर इसे प्रगतिवाद का एक नया रूप या शाखा कहने का अनुचित प्रयास किया है। प्रगतिवाद में सामाजिकता की प्रधानता है, जबकि इनमें अहंनिष्ठ घोर व्यक्तिकता। दूसरे लोगों ने प्रयोगवाद को छायावाद की व्यक्तिकता का बढ़ाव कहा है, किंतु ऐसी मान्यता नितांत भ्रामक एवं असंगत है। छायावादी काव्य की व्यक्तिकता में जो उदात्त, लोक व्यापक चेतना और लोक संग्रह की भावनाएं हैं, वे उन छिछोरे बालकों के समान, प्रयोगवादी के केचुए के समान अपने आप में सिमटी अथवा दूषित व्यक्तिकता में कहाँ है। वस्तुतः कविता की प्रयोगवादी धारा छायावाद के हरासोन्मुख काल में प्रकट हुई, जो व्यक्तिवाद की परिणति और अहमवादी स्वार्थ प्रेरित असामाजिक उच्च श्रृंखलित
उच्छृंखला और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई है। कुछ विद्वानों ने प्रयोगवाद तथा नई कविता को भिन्न भिन्न माना है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि दोनों एक ही कविता धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस कविता धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। प्रयोगवाद के जो उन्नायक है वे ही नई कविता के कर्णधार है और साथ साथ इन दोनों की काव्यगत प्रवृत्तियां भी समान है। ये रही आपके समक्ष प्रयोगवाद पर एक संक्षिप्त चर्चा। अभी के लिए धन्यवाद।